हेलो बच्चों, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। क्लास 10th का नेक्स्ट लेक्चर है ये ओम्स लॉ। ओम्स लॉ 1827 में साइमन ओम द्वारा दिया गया एक बेहतरीन लॉ था। इसके पहले लोग ये नहीं जानते थे कि वोल्टेज और करंट के बीच कुछ रिश्ता होता है तो क्या होता है। ठीक है, एग्जैक्ट उनको रिलेशनशिप नहीं पता था। ओम साहब आए और उन्होंने कहा कि अगर आप बाहरी कंडीशन को, जो फिजिकल कंडीशन है जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, इन सब चीजों को अगर आप कांस्टेंट रखते हैं तो जो किसी कंडक्टर के अंदर करंट होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कितना आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कंडक्टर है जिसको हम लोग इन जनरल रजिस्टर के थ्रू दिखाते हैं। आपने यहां से वोल्टेज दिया तो यहां पे जो करंट होगा ये डिपेंड करेगा कि आपने यहां से कितना वोल्टेज दिया है। बात समझ में आता है? इसीलिए इन्होंने कहा इफ फिजिकल कंडीशन आर केप्ट अनचेंज देन करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the applied potential difference across the end of conductor। ठीक है, मतलब क्या कहा कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, ये कांस्टेंट आ जाएगा R और फिर हमारा यहां से रिलेशनशिप आ गया V इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये है ओम्स लॉ। ठीक है, क्या है कि जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या होगी R इंटू आई। सिंपल। ठीक है, अभी हमने ओम्स लॉ का बेसिक डिफिनेशन देखा था, क्या V इक्वल टू आई आर। एक और होता है इसका माइक्रोस्कोपिक, बोलते हैं J इक्वल टू सिग्मा ई। J क्या होता है? करंट डेंसिटी I अपॉन ए। E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सिग्मा होता है कंडक्टिविटी। ठीक है, ये आपको 10th क्लास में नहीं है। 10th क्लास में इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना होता है, लेकिन क्योंकि ये होता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। दैट मींस आपसे पूछे कोई कि ओम्स लॉ क्या है तो आप दो चीज बता सकते हैं। एक बता सकते हैं V इक्वल टू आई आर, ये हो गया स्केलर फॉर्म में। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए तो आप बोल देंगे J इक्वल टू सिग्मा E, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं इस पे ग्राफ के थ्रू कि ग्राफिकल क्या एनालिसिस इसका हो सकता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हमें समझना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं, उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया, इधर V है, इधर I है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए इस चीज को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हमारे पास था V इक्वल टू आई आर, दिस इज ओम्स लॉ। लेकिन ये मैथ में इसका अप्लाई करेंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m जो होता है स्लोप होता है। ठीक है, जो tan थीटा होता है, थीटा होता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ जब एंगल बनाते हैं तब, और c जो होता है दैट इज y इंटरसेप्ट। ठीक है, किस तरीके से होता है इसको समझाते हैं। अगर इस तरीके से है, ये y है और ये x है, ये मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये एंगल होगा थीटा, दिस विल बी द y इंटरसेप्ट c, और ये मान लीजिए x है, तो यहां पे tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा c अपॉन x।
सी अपॉन एक्स। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप, या फिर बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब टेन थीटा देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं फिर बात करते हैं। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा 0 से 90 तक पॉजिटिव होता है और इंक्रीज करता है। एकदम ध्यान से समझने वाली बात है कि जो टेन थीटा होता है, इसको मैं ग्राफ के थ्रू समझाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये होता है टेन थीटा ग्राफ। ठीक है, ये होता है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री और ये है 180 डिग्री। ठीक है, इधर टेन थीटा हो गया और ये थीटा हो गया। अब यहां से देखिए, यहां से यहां तक 0 से 90 तक ये इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स टेन थीटा क्या होगा? 0 से 90 डिग्री तक पॉजिटिव होगा और इंक्रीजिंग होगा। लेकिन इस रीजन में देखिए निगेटिव है। दैट मीन्स 90 से जब ज्यादा होगा और 180 तक क्या होगा? ये निगेटिव होगा और डिक्रीजिंग होगा। आया समझ में? अब आते हैं अपने बात पे। हमने क्या कहा था? V इक्वल टू आई आर। अगर मैं इधर को V रख दूं और इधर को I रख दूं और एक ग्राफ ऐसे खींचूं, ठीक है, तो ये क्या है? ये वाला एक्सिस ये Y है और ये X है। ये अगर थीटा होगा तो यहां पे टेन थीटा क्या होगा? दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या है? V। मान लीजिए इसके करस्पॉन्डिंग V1 है, इसके करस्पॉन्डिंग I1 है, तो क्या हो गया? V1 अपॉन I1। और V इक्वल टू आई आर है। ठीक है, तो V अपॉन I क्या होगा? R होगा। इसका मतलब ये टेन थीटा क्या होगा? R दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा। आया समझ में? अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू डिटेल में समझते हैं। असल बात क्या है कि टेन थीटा स्लोप होता है और वो स्लोप 0 से 90 तक इंक्रीज करता है, पॉजिटिव होता है, और 90 से 180 तक डिक्रीज करता है और नेगेटिव होता है। इसी कंसेप्ट को लेके हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इसको मिटा देते हैं, बढ़िया से देखते हैं। ये था आपका क्वेश्चन। इधर था V और इधर था I। ऐसे दो बनाए गए कि ये R1 है और ये R2 है। पूछा गया कौन सा ज्यादा होगा। अभी हमने पढ़ा कि अगर इधर V है और इधर I है तो इसका स्लोप दैट विल बी द टेन थीटा, और ये टेन थीटा क्या होगा? V अपॉन I एंड दिस विल बी द रेजिस्टेंस। अब टेन थीटा यहां से लेके 90 तक है, तो 90 तक इंक्रीज करेगा, तो जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये देखिए, इसका थीटा कम है और इसका थीटा ज्यादा है। ये थीटा 1 और ये थीटा 2, क्योंकि टेन थीटा 2 ज्यादा है टेन थीटा 1 से, इसलिए जो R2 होगा R1 से ज्यादा होगा। असल कंसेप्ट क्या है कि अगर y एक्सिस पे V है और x एक्सिस पे I है, तो उसका जो स्लोप होगा, जो टेन थीटा होगा, वो रेजिस्टेंस देगा। और जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जिसका थीटा कम होगा, जिसका एंगल कम होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आया कि नहीं, हमने y एक्सिस पे V को नहीं रखना। हमने कहा कि ना भाई, हमें तो ऐसा रखना है, इधर I रख दिया और इधर V रख दिया। अब दो है, मान लीजिए ये R1 है और ये R2 है। अब कौन सा ज्यादा होगा? तो कंसेप्ट वही रहना है। क्या कंसेप्ट रहना है कि जो ये इसका स्लोप होता है, ठीक है, दिस विल गिव, ये इधर V है, ये क्या होगा? टेन थीटा। अब इसका टेन थीटा क्या होगा? अब इधर I आ गया, दैट मीन्स I, और इधर क्या है? V। तो
आई अपॉन वी क्या होगा 1 अपॉन आर। दैट मीन्स यहां पे जो स्लोप है, यहां पे जो स्लोप है वो क्या दे देगा 1 अपॉन आर दे देगा। दैट मीन्स यहां पे जो टेन थीटा दैट इज स्लोप, ये क्या हो गया 1 अपॉन आर हो गया। दैट मीन्स टेन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। दैट मीन्स अब अगर थीटा बढ़ेगा तो आर की वैल्यू घटेगी। अब यहां देखिए ये थीटा कम है, ये थीटा ज्यादा है, तो क्योंकि थीटा 2 ज्यादा है थीटा 1 से, इसलिए R2 कम होगा R1 से, क्योंकि इनवर्स हो गया tan थीटा 1 अपॉन आर हो गया। अगर थीटा ज्यादा होगा तो आर की वैल्यू कम होना पड़ेगा, आई अपॉन वी। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बेसिक कंसेप्ट है कि आपको स्लोप आना चाहिए। मैं इस चीज को रिवाइज कर देता हूं, ठीक है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अगर y एक्सिस पे v रखेंगे, इधर i रखेंगे, तो इसका जो स्लोप होगा tan थीटा दैट विल गिव r रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर इधर i कर देंगे और इधर v करेंगे, तब जो थीटा होगा वो 1 अपॉन आर देगा, ठीक है। अब इस पे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं सर्किट पे बेसिस पे। मान लीजिए यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दिया 20 वोल्ट का। पूछा गया भाई करंट कितना होगा, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, V इक्वल टू आई आर। V कितना है 20 वोल्ट, I पता नहीं है, ये 10 है, I की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पीयर। ये था बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ ओम्स लॉ। मोटा मोटी तौर पे फिर से मैं एक बार समराइज कर देता हूं, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है? इफ ऑल फिजिकल पैरामीटर्स आर केप्ट कांस्टेंट देन V इक्वल टू आई आर। दिस इज ए स्केलर फॉर्म, ठीक है। और दूसरा होता है वेक्टर फॉर्म J इक्वल टू सिग्मा E, ठीक है। ये था आपका ओम्स लॉ। मैं हूं रंजन मिश्रा और आप देख रहे थे रिवॉल्यूशन फिजिक्स। थैंक यू।